हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीखने के सहायक या गौण नियम। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीखने के मुख्य नियम। थॉर्नडाइक ने जो सीखने का मुख्य नियम दिया है उसके बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है गौण नियम। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौण नियम का प्रतिपादन किया है। इन नियमों का महत्व मुख्य नियम से कम है, इसलिए ये गौण नियम कहलाते हैं। तो पहला नियम है दोस्तों, गौण नियम में पहला नियम है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। चौथा है अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ एनोलॉजी। और पांचवा है एंड लास्ट है संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो दोस्तों, हम पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक से, मनोवृत्ति का नियम। जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीखता है तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती हैं। दोस्तों, यदि कोई कार्य है और उसके प्रति हमारी रुचि कम है, थोड़ी है, तो हम थोड़ा ही सीखते हैं। लेकिन यदि हमारी मनोवृत्ति और अभिवृत्ति उस कार्य के प्रति पूरी होती है, तो मतलब रुचि का जितना अनुपात होता है, अगर हमारी पूरी रुचि है किसी कार्य में तो हम उस कार्य को पूरी तरीके से सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीखता है तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती हैं। यदि मनोवृत्ति अनुकूल होती है तो बालक शीघ्र सीख जाता है, और उसके विपरीत स्थिति में यानी कि प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। इनमें से कुछ अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं। इसे ही सीखना कहते हैं। कक्ष परिस्थिति में इस नियम के अनुसार बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, इसका आशय यह है कि जब बालक कार्य करता है, कोई कार्य करता है या पढ़ाई करता है, तो उसके बीच उसे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके के विचार आते हैं। लेकिन जब बालक नकारात्मक विचार को छोड़कर सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ता है, निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है, तो इसी क्रिया को हम बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। और इस कार्य को करने के लिए दोस्तों कक्ष में इस परिस्थिति में इस नियम के अनुसार बच्चों को स्वयं करके सीखने में प्रेरित करना चाहिए शिक्षक को। तो दोस्तों, इसे ही हम बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। तीसरा हेडिंग है दोस्तों, आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। शिक्षक को भी चाहिए कि वे बच्चे के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते समय उनके विभिन्न अंगों के विषय में बताएं और उन्हें अलग अलग हल कर संपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अंश से पूर्ण की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करें। दोस्तों, इस नियम का अर्थ है कि जब शिक्षक द्वारा बालक को सिखाया जाता है और शिक्षक पाठ को पूरा एक साथ न पढ़ाकर छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांटता है, विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे पढ़ाता है, तो बालक अति शीघ्र सब कुछ समझ जाता है और सीख भी जाता है। और इस क्रिया को आंशिक क्रिया के नियम के साथ साथ अंश से पूर्ण की ओर बढ़ना भी कहते हैं। अगला है दोस्तों, अनुरूपता का नियम। जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। उसके अनुसार क्रिया की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करता है या समाधान को खोजता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्ष स्थिति में वे बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वे अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं प्रयोग कर सकें। दोस्तों, जब अध्ययन के उपरांत कोई समस्या आ जाती है तो उसके निवारण के लिए हम पहले के समस्याओं के हल के अनुरूप इस समस्या का हल, मतलब जो नई समस्या होती है उसका हल निकालते हैं। पहले समस्याओं के हल के अनुरूप नई समस्या का हल निकालते हैं, तो उसे ही अनुरूपता का नियम कहते हैं। और शिक्षक को कक्ष स्थिति में बच्चों को
अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण करने का अवसर देना चाहिए और पूर्व ज्ञान का स्मरण करने का और उसका प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। लास्ट हेडिंग है दोस्तों, संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम को साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। कहने का आशय है दोस्तों कि इसे साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। संबंधित परिवर्तन के नियम को साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। और इसके अनुसार कोई भी क्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है, मनुष्यों में होती है या बालकों में होती है, उसे नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है और इससे परिस्थिति परिवर्तन आता है और अधिगम में स्थिरता आती है। दोस्तों, शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों एवं सकारात्मक अभिरुचि उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सके। टीचर्स को क्लासेस में पॉजिटिविटी उत्पन्न करनी चाहिए और अच्छी आदतों को उत्पन्न करना चाहिए। मतलब बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए, सकारात्मक अभिरुचि का निर्माण करना चाहिए। ऐसी अभिरुचि का निर्माण करना चाहिए, उन चीज़ों के लिए रुचि उत्पन्न करनी चाहिए बालकों में जो पॉजिटिव हो, जो उनके लिए गलत ना हो। तो सकारात्मक अभिरुचि उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग जो है अन्य परिस्थितियों में भी कर सकें। अब है दोस्तों सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व। थार्नडाइक ने जो सीखने का नियम दिया है, मुख्य नियम और गौण नियम, उनका महत्व शिक्षा में है दोस्तों। शिक्षा में उनका बहुत महत्व है। विद्वानों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है जो निम्नवत है। पहला है दोस्तों उद्देश्यों की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ एम्स। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट एवं जीवनोपयोगी होना चाहिए। जब बच्चे उसे सीख लेंगे तो स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेंगे। वे सुख देने वाला कार्य कष्ट देने वाले कार्य की अपेक्षा शीघ्र करते एवं सीखते हैं। दोस्तों, बालक को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट एवं जीवनोपयोगी होना चाहिए। उसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और जीवन में उसका उपयोग करने वाला होना चाहिए। मतलब जब बच्चे इसे सीख लेंगे तो वह स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं और वे ज्ञान को प्राप्त करके ये जान जाते हैं कि सुख देने वाला कार्य कौन सा है और कष्ट देने वाला कार्य क्या है। ये शीघ्र ही सीख जाते हैं और करते भी हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा कार्य करने से सुख प्राप्त होगा उसे और उसके परिवार को, उससे जुड़े लोगों को, और या फिर कौन से कार्य से कष्ट प्राप्त होगा। तो फिर ये सब शिक्षा के क्षेत्र में जो ज्ञान का उद्देश्य होता है वो निश्चित, स्पष्ट एवं जीवन उपयोगी होना चाहिए तथा ऐसा भी होना चाहिए कि बालक के साथ साथ उसके साथ साथ और भी लोगों का भला हो और भी लोगों को लाभ हो। तो दोस्तों, यही उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का जो उद्देश्य होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और जीवन उपयोगी होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन, सिलेक्शन ऑफ एक्शन एंड एप्रोप्रिएट नॉलेज। बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद ही सीखने वाले को उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया और विधि का चुनाव करना चाहिए। इससे उसे स्थानांतरण एवं अभ्यास में सरलता होगी। दोस्तों, बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन पहले कर लेना चाहिए। मतलब बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद सीखने वाले को उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया और विधि का चुनाव करना चाहिए। पहले जो बच्चा सीख लेता है उसका मूल्यांकन उसके शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार कर लेना चाहिए। उसके बाद उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया और विधि का चुनाव करना चाहिए। इससे उसे स्थानांतरण एवं अभ्यास में सरलता होती है। इससे वो आगे की जो चीज़ें हैं वो सरलतापूर्वक सीख जाता है। तीसरा है अभ्यास जागृत करना, टू अवेक एक्सरसाइज। शिक्षक को विषय अथवा पाठ बार बार दोहरा कर अभ्यास कराना चाहिए।
शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बतलाना कि बार बार अभ्यास करने से सीखा गया ज्ञान स्थायी रहता है तथा बिना अभ्यास के वह विस्मृत हो जाता है। शिक्षक द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है बालकों को, उसे बार बार दोहराकर, उस पाठ को बार बार दोहराकर बालकों को बताना चाहिए कि बार बार दोहराने से, अभ्यास करने से जो ज्ञान होता है वो अस्थायी हो जाता है अभ्यास करने से, और वह विस्मृत नहीं होता है, कभी भूलता नहीं है। तो शिक्षक द्वारा बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि बार बार अभ्यास करने से, पाठ को बार बार दोहराने से वो ज्ञान उनके मानसिक पटल पर अंकित हो जाता है और विस्मृत नहीं होता है। चौथा है दोस्तों, तत्परता जागृत करना, टू अवेक रेडीनेस। बच्चा छात्र अपने कार्य को तभी सीख सकते हैं, बच्चा या छात्र अपने कार्य को तभी सीख सकते हैं जब वह सीखने के लिए तैयार होंगे। तत्परता बच्चों की रुचि, उत्साह, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। दोस्तों, बालक किसी कार्य को तभी सीख सकता है जब वो उसे सीखने के लिए, जब वो उस कार्य में अभिरुचि ले, उसकी मनोवृत्ति हो या वो तत्पर हो। तत्परता जो है वो बच्चों की रुचि, उत्साह, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। बच्चों की जो रुचि होती है, उत्साह होता है कोई चीज़ सीखने के लिए, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर जो तत्परता होती है बच्चों की, वो निर्भर होती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सिखाने से पहले तैयार कर ले ताकि वे ज्ञान को ठीक तरीके से ग्रहण कर सकें। तो शिक्षक को ये करना चाहिए कि बच्चों को सिखाने से पहले वो खुद पहले से अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और जो ज्ञान दे रहा है उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो, ताकि बच्चे को तुरंत समझ आ जाए, और ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसमें रुचि भी ले और वो और नई ज्ञान को सीखना चाहे, प्राप्त करना चाहे। तो जो बच्चों में तत्परता होती है दोस्तों, वो शिक्षक भी उत्पन्न कर सकता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए तत्पर बना सकता है शिक्षक। वो खुद पहले जो है पढ़ाना है उसे, बालकों को वो इतने अच्छे से तैयार कर ले, इतना अच्छा उसका अर्थ तैयार कर ले कि बच्चों के सामने प्रस्तुत करने पर बच्चों को लगे कि ये तो बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी है, और बच्चे इससे जल्दी सीख भी जाते हैं। लास्ट रीडिंग है दोस्तों, स्वक्रिया पर बल, स्ट्रेस ऑन सेल्फ एक्शन। अधिगमकर्ता को स्वयं हाथों से कार्य को करके सीखना चाहिए। अधिगमकर्ता को स्वयं हाथों से कार्य करके सीखना चाहिए। इससे उसका अनुभव मजबूत एवं स्थायी होता है। अधिगमकर्ता कौन है दोस्तों? जो ज्ञान प्राप्त करता है, यानी बालक। उसे जो कार्य है वो स्वयं करना चाहिए। अपना कार्य स्वयं करने से उसका जो ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वो मजबूत भी होता है और स्थायी भी होता है। मतलब कोई भी कार्य जब बच्चा खुद करेगा, प्रैक्टिकली स्वयं करेगा, तो उसका अनुभव जो होगा वो मजबूत भी होगा। उसे ये लगेगा कि अब मैंने ये काम कर लिया है तो मैं नहीं भूलूंगा, और सच में वो ज्ञान उसमें अस्थायी हो जाता है। इससे स्वनिर्भरता का विकास होता है। उसे ये लगता है कि मैं अब काम जो अपना कार्य है वो खुद कर सकूंगा, तो वो खुद पर निर्भर हो जाता है। अब कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न है कुछ, उसे भी जान लेते हैं। जिसमें से पहला है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन है। पहला है स्किनर का, ब है थार्नडाइक का, स है वुडवर्थ का, द है कोहलर का। बताइए दोस्तों ये किसका कथन है? ये कथन है स्किनर का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया, यह कथन है स्किनर का। आगे चलते हैं दोस्तों। योजना विधि के जन्मदाता हैं। योजना विधि के जन्मदाता हैं। अ है दोस्तों फ्रॉबेल, ब है जॉन डीवी, स है थार्नडाइक और द है स्किनर। तो इसका उत्तर है दोस्तों ब जॉन डीवी, राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के गौड़ नियम की संख्या है। अ है 4, ब है 5, स है 6 और द है 7। तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि सीखने के गौड़ नियम की संख्या 5 है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक सीखने के गौड़ नियम और शिक्षा में इन नियमों का महत्व जो है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों पिछली वीडियो में थार्नडाइक का मुख्य नियम है। पिछली वीडियो में दोस्तों, कल की वीडियो में थार्नडाइक के मुख्य नियम को हमने पढ़ाया था, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका लिंक। दोस्तों आप मुख्य नियम, गौड़ नियम अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये यूपी टेक के सिलेबस से है और शिक्षा में इसका महत्व भी इम्पॉर्टेंट है।
तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू।